भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान-3 इतिहास बनाने से बस कुछ कदम दूर है। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये 23 अगस्त को सेफ लैंडिंग भी करेगा। इसके 2 दिन पहले लैंडर के चांद ने की हैरत अंगेज तस्वीरें भेजी हैं। चंद्रयान-3 ने लैंडिंग से पहले लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन ऑफ एडवाइस कैमरा यानी LHDAC का इस्तेमाल करके इन तस्वीरों को खींचा है। ये तस्वीरें चांद की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह की हैं जहां पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग होनी है। 23 अगस्त का वो दिन होगा। वक्त शाम 5:47 जब विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा। तो वहीं चांद की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। लैंडर विक्रम ने ये चांद की नई तस्वीरें भेजी हैं। स्पेस एजेंसी इसरो ने इस तस्वीरों को जारी किया है। इसरो ने ट्वीट करके इन तस्वीरों को जारी किया है। तो ये जो तस्वीरें लैंडर विक्रम ने भेजी हैं वो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। चांद की तस्वीरें हैं। महज 25 किलोमीटर दूर है लैंडिंग से विक्रम। हालांकि लैंडिंग करते समय रफ्तार बेहद कम हो जाती है। रफ्तार ऐसी हो जाती है जैसे कोई पैदल चल रहा हो। इसलिए लैंडिंग 2 दिनों के बाद यानी 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होगी। तो चांद की जो नई तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसरो की तरफ से ये तस्वीर भेजी गई है चांद की। लैंडर विक्रम ने ये तस्वीर इसरो को भेजी और इसरो ने ये तस्वीर जारी की है। तो इसरो ने ट्वीट करके ये नई तस्वीर जारी की है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतिहास रचने से महज 2 दिन चंद्रयान-3 है। 23 अगस्त को चांद पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग होगी। शाम 6:04 पर यह लैंडिंग होगी। चंद्रयान-3 मिशन चांद से महज 25 किलोमीटर दूर है। फाइनल डीबूस्टिंग के बाद लैंडर विक्रम की स्पीड को कम किया गया है, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था। डीबूस्टिंग के बाद जो स्पीड होती है वो बेहद कम कर दी जाती है ताकि जो लैंडर हो उसकी सतह पर जब वो लैंडिंग करे तो सफलतापूर्वक लैंडिंग करे। स्पीड कम होगी तो लैंडिंग करने में आसानी होगी। यही वजह है कि डीबूस्टिंग के बाद जब विक्रम की स्पीड कम की गई तो बिल्कुल वो पैदल चलने की तरह, जो वैज्ञानिक है वो ये बताते हैं कि जिस तरह से इंसान पैदल चलता है उसी तरह की स्पीड अब विक्रम की हो गई है और शाम 6:04 पर सफलतापूर्वक विक्रम जो है वो लैंड करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसरो के पूर्व चीफ रहे के सिवन ने भी इस बार भरोसा जता दिया है कि भारत चांद पर लैंड करने में सफल रहेगा। और क्या कुछ कहा है के सिवन ने वो हम आपको सुनवाते हैं। अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान-3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम्ड एज प्लान्ड जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। को सुना वो पूर्व चीफ रहे हैं इसरो के, जिन्होंने कहा कि राहत की बात है और चंद्रयान जो है वो अब दहलीज तक पहुंच चुका है। लैंडर विक्रम शाम 6:04 23 अगस्त की वो तारीख है। शाम 6:04 का वो वक्त है जब लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक चांद पर लैंड करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर इतिहास रचने से महज 2 दिनों की दूरी है और भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा। इसके साथ ही और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अक्षित गुप्ता हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड VN झा हैं, सीनियर साइंटिस्ट है। डॉक्टर RC कपूर सीनियर साइंटिस्ट हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। सबसे पहले अक्षित आपके पास आना चाहूंगा।
अक्षित, सफलतापूर्वक लैंडिंग की तरफ हम बढ़ चुके हैं, या यूं कहें कि दहलीज पर अब हम पहुंच चुके हैं। महज 2 दिनों का वक्त बचा है और चांद की दहलीज पर हम मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए अब एक कदम और दूर है लैंडर चांद पर लैंड करने से। और जैसा कि बताया जा रहा है इसरो के द्वारा भी 23 अगस्त 6:04 पर जो है लैंडर की लैंड करने की उम्मीद जो है पूरी पूरी जताई जा रही है। क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर भी इसरो ने भी जो ट्वीट कर अभी बताया है, लैंडर ने जो है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिट है उसके साथ जो है संपर्क बना लिया है। वो भी एक बड़ी खबर है। और कुछ देर पहले भी हमने देखा था इसरो ने किस तरीके से पिक्चर शेयर करके दिखाया था कि जो मून के ऑर्बिट की जो जी, लैंडर ने पिक्चर शेयर करी थी। तो वो भी जो है ये दर्शाता है कि एक बड़ी ये सफलता सब की ओर सारी जो है। पिक्चर शेयर की जा रही हैं, उसके लिए हम समझ लेते हैं आरसी कपूर साहब से, क्योंकि वो बेहतर समझते हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं। आरसी कपूर साहब, ये जो विक्रम लैंडर है, ये सारी जो तस्वीरें साझा कर रहा है, इन तस्वीरों के क्या मायने हैं? और डीबूस्टिंग के बाद जो स्पीड कम हो जाती है, बताया ये जाता है कि जिस तरह से पैदल आदमी चलता है उस तरह की स्पीड हो जाती है लैंडर की। आरसी कपूर साहब, अपने आप को अनम्यूट करिएगा। क्या देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा है ये इसरो के द्वारा जारी की गई तस्वीरों के बारे में, ये लैंडर के कैमरास द्वारा ली गई हैं। वो एक है हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा HDAC, और उसके ज़रिए ये तस्वीरें ली गई हैं। और ये इसरो के अनुसार ये जो चंद्रमा का जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, दूसरा पृष्ठ है, यानी कि जैसे कि आप चंद्रमा को देखते हो हमेशा वही हिस्सा हमको नज़र आता है, एक माइनर करेक्शन। लेकिन मोस्टली उसका जो हिस्सा है, फार साइड उसको कहते हैं, वो हमको नहीं नज़र आता है। तो जब से स्पेस प्रोब्स हमें अंतरिक्ष में जानी शुरू हुई, जी, तब हमें चंद्रमा की दूसरी साइड के बारे में पता चला कि वहाँ भी इसी तरह का जो है मंजर है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये मैंने थोड़ा, मेरे पास एक नक्शा है, उससे थोड़ा मैंने मिलान किया। जी, तो मेरे अंदाज में ये 60 डिग्रीज नॉर्थ और 90 डिग्रीज ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास के इलाके हैं जहाँ की ये तस्वीरें इसरो ने भेजी हैं। अभी जहाँ लैंडर ने लैंड करना है वो जगह है मेंजिनस क्लस्टर ऑफ क्रेटर्स। तो उसमें अभी भी जो है इस समय सूर्योदय हो रहा है, तो शाम को 5:30 के आसपास सूर्योदय पूरी तरह से हो सकेगा। लेकिन ये मेरी कैलकुलेशन है मैथमेटिकल हॉराइजन के लिहाज से। तो जब लैंड करेगा उस समय जो है सूर्य का जो एलिवेशन है आसमान में, वो करीब 8.5-9 डिग्री के आसपास होगा। तो सफिशिएंट लाइट रहेगी और लॉन्ग शेडोज ज़रा अवॉइड हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि लैंडिंग जगह पर जो है इस तरह का कोई हैजर्ड नहीं है, ना कोई बोल्डर्स हैं या ऐसे जी। बड़े गड्ढे नहीं है जिनके अंदर लैंडर ही समा जाए, क्योंकि उसी को अवॉइड करने के लिहाज से ये HDAC है और उसी हिसाब से लैंडर प्रोग्राम्ड है। तो जी, उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ जो है ना सिर्फ सफलतापूर्वक होगा, हमें गुड न्यूज़ सुनने बिल्कुल को गुड मिलेगी। न्यूज मिलेगी। वीएन झा साहब, जब लैंडर चांद की दहलीज पर उतरेगा उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जब जब लैंडर उतर जाएगा, उसके बाद तो सब कुछ, सारा समस्या ही समाधान हो गया, क्योंकि उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, और वो है कि जब लैंडर नीचे उतर गया तो उसके अंदर में अभी रोवर रखा हुआ है। तो रोवर का जो पार्ट है, वो जो दरवाजा है वो खुलेगा। वो एक स्लोप है वहाँ पे, उस स्लोप से फिर वो रोवर नीचे आएगा। रोवर की टीदर लाइन लगी हुई है। उस टीदर लाइन में 2 फंक्शंस उसके हैं। एक तो उसको रेस्टेंट रखने का है, और दूसरा कि उसके थ्रू डेटा कॉर्ड्स भी जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स भी, सप्लाई भी जा रही है। जी, तो ये हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो मैं अभी आपको सुन रहा था कि चंद्रयान 3 जो है वो बिल्कुल धीमी गति से, पैदल की गति से चल रहा है, ये करेक्ट नहीं है। जी, अभी भी चंद्रयान की गति जो है वो 6000 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटा है। और जब परसों जब ये डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ, अब इस स्लोप में इसको नीचे उतारा जाएगा। देखिए, अभी पिछले 2 दिन से
बहुत सारी चीजें टेस्ट हो रही हैं उसमें। और एक आपने खुद कहा हुआ है कि चंद्रयान 3 का संपर्क जो ऑर्बिटर 2 था उसके जी। थ्रू भी हुआ है। तो चंद्रयान 3 का जो है वो दो तरह का कम्युनिकेशन है। एक तो चंद्रयान 3 से जो इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल था उससे, प्रोपल्शन मॉड्यूल से फिर वो कम्युनिकेशन जाता है डीप स्पेस नेटवर्क, IDSN उसको बोला जाता है, डीप स्पेस नेटवर्क में जाता है और फिर वहां से ग्राउंड स्टेशन में आती है। तो ये एक रास्ता है। और दूसरा, अगर इस रास्ते में कोई बाधा आई तभी चंद्रयान 3 जो है वो अपना कम्युनिकेशन ऑर्बिटर 2 को भेजेगा, फिर ऑर्बिटर 2 IDSN को भेजेगा और फिर वहां से ग्राउंड स्टेशन में आएगी। तो ये अभी दोनों रास्ते जो है कम्युनिकेशन के ये ट्राई कर लिए गए हैं। इस 3 दिन में बहुत सारी टेस्ट हुई हैं। चारों इंजन हैं, चारों इंजन को ऑपरेट किया गया है। वो चारों इंजन जो है वो थ्रॉटेबल है, मतलब उसकी जो एग्जॉस्ट पावर है, इसकी जो क्षमता है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो वो थ्रॉटेबल है, वो उसको टेस्ट किया गया है। इसमें जितने सारे सेंसर्स हैं उन सारे सेंसर्स को टेस्ट किया गया है। और अब जबकि ये जो चंद्रयान की जो ऑर्बिट है अभी की, वो 25 किलोमीटर सबसे जो क्लोज है वो है और 134 किलोमीटर के आसपास में सबसे फार है। उसको हम लोग फार वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अपोलियन, और सबसे क्लोज पॉइंट जो है उसको बोलते हैं पेरिलियन। तो परसों जब चंद्रयान जब नीचे उतरेगा, वो पेरिलियन जो है 25 किलोमीटर, वहां से उसकी जो स्लोप होगी वो वहां से होगी और फिर उसको उसकी गति को 6000 से धीरे धीरे धीमा किया जाएगा। और उस 15 मिनट में जो ये नीचे उतरेगा, ये बिल्कुल ऑटोमेटेड उसका सारा कुछ फीड किया हुआ है। उसकी जो सेंसर्स से सारे सेंसर्स को खुद को फीडबैक देगा और उसके हिसाब से वो कंट्रोल करके सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और संक्षिप्त में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इसरो जो भी कर सकता था, जितना कुछ कर था इस चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, सब कुछ किया गया है। अब सिर्फ हम 140 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा है, हमारी जो विश है कि इसरो ने सब कुछ कर लिया अपनी तरफ से। अब हमारी जो मनोकामना है ये पूरी है। बिल्कुल मनोकामना पूरी होगी। संजीत साहब के पास आना चाहूंगा, सिरोही साहब के पास आना चाहूंगा। रिटायर्ड कर्नल हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। सर, भारत चौथा ऐसा मुल्क हो जाएगा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी ज्यादा मजबूत होगी इसको लेकर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि भारत चौथे नंबर का होगा तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं हम कहां से कहां पहुंच गए। और सबसे दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लूना 25 जो फेलियर हुआ है, ऑल्दो रशिया हमारा बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन फिर भी कहीं भी हो, मित्रता में भी बीच में एक रेस थी कि पहले जो है इस पे दक्षिण ध्रुव पे कौन पहले उतरता, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है जी। तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात होगी कि हम उस जगह लैंड करेंगे। और मुझे अपने मन में कोई शंका नहीं है कि परसों शाम को हम सारे के सारे देशवासी एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे कि हमने ये इतना बड़ा जो है माइलस्टोन हमने हासिल किया है। और हम जो है भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा कि ये भारत जो है कहां से कहां पहुंचा है। लोग पहले जिसको कहते थे स्नेक चार्मर कंट्री, आज वो स्नेक चार्मर कंट्री चांद के ऊपर पहुंच रहा है, अपना रोवर को जो है अपने लैंडर को लैंड करा रहा है। और हम ही नहीं, नासा इंतजार कर रहा है, यूरोपियन स्पेस इंतजार कर रही है कि वहां से जो डाटा आएगा आने वाले समय में उस डाटा के बेस पे होकर बाकी देश भी जो है उस डाटा को यूज करके आगे बढ़ेगी। और सभी जो दूसरे मुल्क हैं उनकी निगाह भी चंद्रयान 3 की तरफ है। आरसी कपूर साहब, वीएन झा साहब और संजीत सिरोही साहब, आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो महज 2 दिनों के बाद हिंदुस्तान इतिहास रखने जा रहा है। 6:04 वो और 23 अगस्त की वो तारीख जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी विक्रम की और चंद्रयान 3 का ऑपरेशन कामयाब होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरसी कपूर साहब हैं, वैज्ञानिक हैं, वीएन झा साहब हैं और संजीत सिरोही साहब हैं। संजीत सिरोही साहब, अभी आपसे चर्चा हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले, रूस की जो लूना था उसकी नाकामयाबी जो है वो भारत के लिए कितना बड़ा मौका इसे देखा जा सकता है? देखिए, ये बात जरूर है कि
हम जो है नंबर परसों जो है हम नंबर 1 देश होंगे जो कि दक्षिण ध्रुव पे उतरेंगे जी। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लूना 25 जो है फेल हो गया। हमारा बहुत अच्छा मित्र है और किसी की फेलियर पे हमको खुश नहीं होना चाहिए। वो ठीक है कि हम इतिहास रचेंगे, हमको बहुत सुनहरे मौका मिला है जिससे हम इतिहास रचेंगे और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन लूना 25 का जो है फेल होना वो भी बड़े एक दुख की बात है और हम जो है इसमें कोई दो राय नहीं, हम इतिहास रचेंगे और हम दुनिया के पहले देश होंगे जो कि दक्षिण ध्रुव पे उतरेंगे, क्योंकि दक्षिण ध्रुव पे आज तक कोई नहीं उतरा है और वहां पे बड़े बड़े क्योंकि जैसा आप बता रहे थे वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बता रहे थे वहां बड़े बड़े क्रेटर्स वगैरह है जहां पे लैंडर का उतरना थोड़ा मुश्किल होता है और लैंडर के उतरने के बाद फिर रोवर का वहां उस उतर के और फिर वहां से मूवमेंट करना इज ए क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। लेकिन हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। पहली बात तो हम चौथे वो होंगे देश होंगे जो चंद्रमा पर उतरे और पहले देश होंगे जो दक्षिणी ध्रुव पे उतरेंगे, चंद्रमा पर उतरेंगे। आरसी कपूर साहब, चंद्रयान 1 का जिक्र करूंगा। दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग में सिग्नल की खराबी आ गई थी, संपर्क नहीं हो पाया था। चंद्रयान 3 को चंद्रयान 1 और 2 से कैसे अलग डिजाइन किया गया है और लैंडिंग के वक्त किन खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, इस बार जो लैंडर है वो करीब 250 किलोग्राम पिछले लैंडर के मुकाबले ज़्यादा भारी है। इसमें ज़्यादा फ्यूल है। इसमें जो एल्टीमीटर्स हैं जो ऊंचाई बताते हैं और वेलोसिटी डॉप्लर मीटर्स हैं वो इसकी गति को बताते हैं। इसके साथ साथ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, उसके अंदर लेसर से संचालित एक गायरोस्कोपिक सिस्टम है और वो डिस्टेंट स्टार्स के रेफरेंस में इसके एटीट्यूड को अंतरिक्ष में तय करेगा, जिसका मतलब है कि अपने ऑर्बिट में जाते हुए ये किस झुकाव पर, किस कोण पर जो है इसको रहना है लैंडर को, वो सारा बात तय होती है। इसके बाद इसका एक सिस्टम है नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल। नेविगेशन तो जाहिर है कि वो दिशा को फिक्स करने के लिए और गाइडेंस में जो है किस तरफ जाना है और कंट्रोल जो सिस्टम्स हैं गति के लिए और इंजन जो फायर किए जाते हैं उनकी वो चूँकि थ्रॉटलेबल हैं, यानी कि जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो थ्रॉटल जो है इंक्रीज करते हैं, आपकी स्पीड बढ़ जाती है जी, और उसी हिसाब से जो है रिवर्स में घट जाती है। तो उस हिसाब से इसके इंजन हैं और जिसके लोअर डेक में अगर कोई देख सके तो 4 इंजन का वो वहाँ पर वो स्ट्रक्चर मौजूद है। तो इसकी उतार के समय जो है 2 इंजन को फायर किया जाएगा, जबकि चंद्रयान 2 के मामले में सिर्फ सेंट्रल इंजन को ही फायर किया गया था और फिर आखिरी 2.1 किलोमीटर के बाद जो है वो संपर्क खत्म हो गया और हम सुरक्षित नहीं उतर पाए थे। लेकिन इस बार जो है लैंडर का लेग जो मैकेनिज्म है वो बहुत वेल टेस्टेड है और बहुत अच्छे तरीके का बनाया हुआ है। थोड़ी एक्स्ट्रा जो सोलर पैनल्स हैं, इसके अलावा जो है ये पूरा ध्यान रखा गया है कि ये थोड़ा सा कोण पर भी जो उतरे तो ये स्टेबल रहे। और इसमें एक हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा है, वो आखिरी कुछ मीटर्स में जाके एक्टिव होके ये बताएगा कि नीचे सुरक्षित उतरें या थोड़ा सा आगे पीछे इधर उधर हो जाएं। तो इस तरह से या आगे पीछे करने की पूरी संभावना है और वो जिस हिसाब से बोल्डर्स को हम अवॉइड कर सकेंगे और लैंडर को सुरक्षित उतार सकेंगे। यानी वीएन झा साहब, आप जी आरसी कपूर साहब आप अपनी बात को पूरा करिए, फिर मैं वीएन झा साहब के पास जाऊंगा। तो इसरो की तरफ से भी जो इस बारे में जो अभी तक जो एश्योरेंस है वो यही है कि अगर कई सिस्टम्स फेल हो जाएं तो रिडंडेंसी है, मतलब कुछ बाईपास तरीके से भी जो सिस्टम के अंदर जो इंतजाम है इसको सुरक्षित लैंड किया जा सकता है। यानी लैंडिंग के वक्त खासा ध्यान देना पड़ता है। वीएन झा साहब, लेकिन एक सवाल दर्शकों के मन में यह भी होगा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव को ही क्यों चूज किया गया? बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा हुआ है। देखिए, दक्षिण ध्रुव पे हम इसलिए जा रहे हैं कि ये अनएक्सप्लोर्ड है। अभी तक जो यूएस का या रशिया का या चाइना का कोई भी क्राफ्ट वहाँ पे जाके वहाँ का जो रेगुलेट है, वहाँ की जो सरफेस है चंद्रमा की, उसका अध्ययन नहीं कर पाया हुआ है, नहीं किया है।
तो एक ही चीज को बार बार, जो चीज यूएस ने किया हुआ, अगर उसी को हम रिपीट करें तो उसमें कोई विद्वत्ता नहीं होगी। तो जी इसीलिए साउथ पोल को चुना गया है। और दूसरा, देखिए चंद्रमा के ऊपर में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए जितने भी जो भौतिक उल्का है, चाहे बाकी जो मास हैं, कॉमेट हैं, जो जो इम्पैक्ट बॉडीज हैं जो बाहर के आउटर स्पेस से आते हैं, वो जाके एकदम धमाक से वो बीच में अटैक करते हैं। और जो बीच का जो परिधि के आसपास का, जो इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है, इसमें भरे पड़े हैं जो इम्पैक्ट्स जो हुए हैं वहां पे। जी तो वहां की जो सरफेस है वो चंद्रमा की ओरिजिनल सरफेस हो, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने जो भी एनालाइज किया हुआ अभी तक, वो चंद्रमा का ओरिजिनल सरफेस है, जरूरी नहीं है। तो उसके बदले जो हम लोग साउथ पोल में जा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा संभावना है कि जब हमारा लैंडर वहां उतरेगा और उससे जब रोवर बाहर निकल के आएगा, तो रोवर जो सतह की जो टेस्ट करेगा, रोवर दो चीज करने वाला है। जी एक तो वहां की जो मिट्टी, जिसको हम लोग रेगिलिथ बोलते हैं, तो वहां के रेगिलिथ को एनालाइज करेगा कि ये मिट्टी, ये जो वहां का जो धूल है या डस्ट है, वो किस चीज का बना हुआ है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो एक तो वो करेगा। दूसरा, सरफेस के पास में जाके उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं जो कि लेजर बीम छोड़ता है नीचे अंदर जाने के लिए, कई मीटर अंदर जाने के लिए। और वो उससे वो वहां की जो एलिमेंट्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट उस चट्टान में हैं, जी उसको एनालाइज करके वो आपको बताता है कि इसमें फलाना 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 एलिमेंट जो है वो इस कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है। तो ये दोनों चीज जो है वो साउथ पोल में आपको चंद्रमा की जो ओरिजिनल जो जो स्ट्रक्चर है उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के चांसेस हैं, कंपेयर्ड कि अगर आप कहीं पे भी सतह पे जाते हैं। तीसरी चीज एक और है कि ये जो एक एरिया है, देखिए हम लोग साइंटिफिक अचीवमेंट करने के लिए जा रहे हैं, जी तो इसीलिए ऐसा चीज जो कठिन है, हम जानते हैं ये कठिन है, साउथ पोल के आसपास में जाना कई मामलों में कठिन है। एक तो वहां उतरना कठिन है, दूसरी वहां पे सूरज की जो किरणें आएंगी हमारे सोलर पैनल को एनर्जी देने के लिए, वो स्लैंट पे आएंगी, वो कम आएंगी। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं वहां पे, लेकिन फिर भी हम वहां पे जा रहे हैं, यही चीज अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम ऐसे कंडीशन में भी अपने आप को कर सकते हैं। और तीसरी जो एक चीज है कि जो साउथ पोल में किस तरह का जो वाइब्रेशन है, जो जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है, वो जी किस तरह की है, वो भी अभी तक स्टडी नहीं की गई है। उसके अलावे जो वहाँ के आसपास में जो कण है, जो 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 देखिए वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो फिर भी कुछ वेगाबॉन्ड जो जो एलिमेंट्स हैं वो हवा की तरह वहाँ उड़ते हैं। वहाँ का जो हवा का दबाव है लगभग धरती के हवा के दबाव के एक ट्रिलियंथ के बराबर है, बहुत कम है। तो उसमें भी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं क्या क्या हैं उसकी स्टडी करेगा। और उसके लेग्स जो हैं, वो लेग्स में वो सब चीजें दी हुई हैं कि ऐसे कैमरा लगे हुए हैं, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि वहाँ का जो थर्मो स्टेबिलिटी है सतह की साउथ पोल के आसपास में, वो थर्मो स्टेबिलिटी, थर्मो इन्वायरमेंट किस तरह का है, जी वो उसकी जांच करेगा। तो इस तरह से 5 टेस्ट हैं जिसके लिए हम लोग जा रहे हैं। ये टेस्ट उस एरिया में नहीं हुए हैं और वो वहां पे उतरने के बाद ही होगा। और सबसे जो बड़ी चीज है जी वो ये कि आप वहां की जो ओरिजिनल मून का जो सरफेस है, हम लोग तो देखते आ रहे हैं कि चंदा मामा दूर के वहां से इतनी अच्छी रोशनी आती है, वो सूरज की रोशनी है जो रिफ्लेक्ट होती आती है। सूरज इतना इंटेंस है, लेकिन चंद्रमा की जो रोशनी होती है कितनी सूदिंग होती है, कितना आपको आनंद मिलता है अंदर से कि चंद्रमा की रोशनी में है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब जानने के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी हम चंद्रमा के उस पोर्शन में जा रहे हैं जो कि चंद्रमा का ओरिजिनल सरफेस को माना जाता है। आरसी कपूर साहब, लोगों के जहन में, दिमाग में, कई लोगों ने मुझे भी एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके ये सवाल पूछा था कि जब आप प्रोग्राम करें तो जरूर साइंटिस्ट से ये सवाल लीजिए कि क्या जीवन की जो एक संभावना है उसे भी तलाश किया जा सकता है इस तरह के मिशन के द्वारा चंद्रमा पर? देखिए, चंद्रमा पर जीवन हो, पहली बात है कि हमारी तरह का तो हो ही नहीं सकता। आप मेरी तरह जो है वहाँ कोई भी लाइफ फॉर्म्स नहीं हो सकती। मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म्स हो सकते हों या नहीं हो सकते हैं, एक बायोलॉजिस्ट ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। लेकिन हाँ, देखिए जो लाइफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया, मीथेन,
पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ एक चीज़ें ये वहाँ कहीं दबी हुई अवस्था में हैं या क्या बात है, तो वो जानने की ज़रूरत है। लेकिन बड़ा मुश्किल काम है और इस बारे में जो है स्पेकुलेशन ही हो सकता है, क्योंकि देखिए भूतकाल में किसी समय जो है चंद्रमा पर न सिर्फ एस्टेरॉइड्स गिरते रहे, विभिन्न रॉकेट्स या रॉक्स गिरती रही, उस पर जो है वो क्या नाम कॉमेट्स भी टकराए होंगे। कॉमेट्स में ये सब जीवन के लिए जो एसेंशियल वो हैं कंपाउंड्स, वो कॉमेट्स में होते हैं। तो चंद्रमा पर जो गिरे हैं वो किस तरफ गिरे हैं, क्या क्या उनमें से अभी कोई सर्वाइव किया एज ए मॉलिक्यूल फॉर्म, मीथेन है तो मीथेन रूप में क्या अभी भी है या नहीं है, हम नहीं जानते हैं। हाँ, वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो है वो मीथेन कुछ एक आ सकती है, हम नहीं जानते। पानी तो है ही है जी तो इट्स अ बिग क्वेश्चन, कैन नॉट आंसर। जी। आरसी कपूर साहब, समय की थोड़ी कमी है। आरसी कपूर साहब, बीएन झा साहब और संजीत सिरोही साहब, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिकों को सुनने के बाद दर्शकों के मन में जो सवाल होंगे उनका जवाब भी उन्हें मिल गया होगा।